हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा के काले लंबे बालों को देखकर हर किसी को हैरानी होती थी, लेकिन सीमा के काले रंग की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। अब एक रोज सीमा अपने बालों को खोलकर बैठी होती है। तभी सीमा की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सीमा के बालों को देखकर कहती है, राम राम राम। क्या बाल है सीमा तेरे, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात काली जी आ गई हो। आंटी, आप सीमा के बालों की तारीफ कर रहे हो या फिर उसके काले रंग का मजाक उड़ा रहे हो? तुझे जो समझ आए बहू, तू वही समझ ले। वैसे तो मैं उमा से मिलने आई थी, कहाँ है वो? माँ जी तो किसी काम से बाहर गई है, आएगी तो उन्हें बता दूंगी कि आप आई थी। अब विमला के जाने के बाद प्रीति अपनी ननद सीमा से कहती है, सीमा, मैंने आपको कितनी बार कहा है अपने बाल अपने कमरे में ही बांधा करो। लगा गई नजर? भाभी, वो तो मैं माँ की वजह से इसकी इज्जत कर लेती हूँ, वरना तो किसी दिन अपने बालों के फंदे से ही इसे फांसी लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं सीमा, फिर तो आपका नाम अखबारों के हेडलाइन बन जाएगा। जो भी हो, इसी बहाने कम से कम मैं फेमस तो हो जाऊंगी और मोहल्ले वालों को इस विमला आंटी से छुटकारा तो मिलेगा। ये बातें चल ही रही थी कि तभी प्रीति सीमा से कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कल आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बस भगवान से दुआ करती हूँ इस बार रिश्ता पक्का ही हो जाए। भाभी, मेरे रंग की वजह से देखो कितने रिश्ते आए और गए, कहीं बात ही नहीं बनी। कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं आपके लिए लड़का। जो भी आपको मिलेगा बस मेरी ननद को खुश रखे। अब देर रात सब सो रहे होते हैं, तभी सीमा अपनी छत पर घूमने निकलती है और वो भी अपने बालों को खोले। सीमा छत पर घूम ही रही थी कि तभी विमला की नजर उमा की छत पर जाती है और वो सीमा को चुड़ैल समझ लेती है और खुद से कहती है, हे राम, ये तो चुड़ैल ही है, कोई तो बचा लो मुझे। अब जैसे ही विमला सीमा को चुड़ैल समझकर भागती है, वैसे ही वो सीढ़ियों से गिर जाती है और विमला का हाथ टूट जाता है। अब अगली ही सुबह हाथ में प्लास्टर चढ़ाए विमला उमा के घर आती है और उमा विमला को देखकर कहती है, विमला, ये सब कैसे हुआ? मैंने तुझे समझाया था ना, बहू को कुछ मत बोला कर, उसी ने ये हाल किया है ना। अरे नहीं उमा, मेरी बहू की क्या मजाल जो वो मेरा ऐसा हाल करे। ये सब तो तेरे घर में रह रही चुड़ैल की वजह से हुआ है। मेरे घर की चुड़ैल? देख विमला, तू मेरी पड़ोसन है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं कहती हूँ। तू सीमा के बारे में ये सब क्यों बोलती है? मतलब माँ, आप मुझे चुड़ैल कह रहे हो? तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं इस चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब है। क्या मतलब है आप दोनों का? नहीं नहीं, मुझे बता दो क्या मतलब है। अरे उमा, मैं तो तेरे छत पे रहने वाली चुड़ैल की बात कर रही हूँ। लंबे लंबे बाल, दांत अंधेरे में चमकते हुए। लंबे बाल तो मेरे हैं। अरे सीमा बिटिया, वो तू नहीं थी। चुड़ैल के तो और भी लंबे बाल होते हैं और उसने ही मुझे कल सीढ़ियों से गिरा दिया। विमला, आज के समय में भी तू ऐसी बातें करती है? भूत चुड़ैल ये सब सिर्फ वहम होते हैं, वहम। अच्छा आंटी, आपने कितने बजे रात भूत देख लिया और आप छत पर सोते हो क्या? करीब रात के 2 बजे की बात है बहू। मेरे पेट में गैस हो रही थी तो मैं छत पर टहले निकली, तो तभी वो चुड़ैल ने मुझे देख लिया और अपने दांत दिखाने लगी और मैं जैसे ही भागी बस सीढ़ियों से गिर गई और मेरा हाथ। अब इतना सुनने के बाद ही सीमा अपने मन ही मन सोचती है, वो चुड़ैल तो मैं ही हूँ। माँ सही कह रही थी, मैं तो रात में छत पर गई थी घूमने और बेचारी विमला आंटी ने मुझे ही चुड़ैल समझ लिया। कहीं रात में आप तो नहीं थी छत पर, जिसे विमला आंटी ने चुड़ैल समझकर छत से छलांग लगा दी? हाँ भाभी, वो मैं ही थी। प्लीज आप माँ को मत बताना, वरना वो मुझे ही सुनाएंगी। अब कुछ ही समय बाद सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और सीमा भी उन लोगों के लिए चाय लेकर आती है। सीमा के खुले बाल देखकर लड़के की माँ उमा से कहती है, आपकी बेटी के बाल तो माँ दुर्गा की तरह हैं, ये तो देवी लग रही है। बाल तो लंबे हैं, लेकिन हाथ। बेटी, अब तुम अपने सर से दुपट्टा हटा लो। जी, ये रही हमारी सीमा। ये क्या, लड़की तो बहुत काली है। देखिए बहन जी, हम कुछ खाए पिए फिर आपको कहे हमें रिश्ता पसंद नहीं है, तो ये तो गलत होगा। हम तो अभी कहते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है। लेकिन बहन जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपका लड़का भी तो कोई गोरा नहीं है, उसका रंग भी तो हमारी सीमा की तरह ही है। तभी तो हम अपने लड़के के लिए गोरी और सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं, बिना दहेज। अब इतना कहने के बाद ही लड़के वाले चले जाते हैं और ये सब सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सीमा की भाभी सीमा से कहती है,
सीमा जाने दो, मैं तो रिश्ता पसंद होने के बाद भी इस रिश्ते को मना करवा देती। देखो तो, एक तो लड़का इतना काला है, ऊपर से मेरी नंद को रिजेक्ट कर रहा है। भाभी सच में मैं बहुत काली हूँ, हर कोई मेरे रंग का मजाक बनाता है। देखो सीमा, मुझे ही देखो, मेरा रंग साफ है तो मेरे सर पर बाल ही कितने हैं, गिनती के 4। और भले ही आपका रंग काला है, लेकिन आपके बालों का इस मोहल्ले तो क्या, मैं कहती हूँ कि कहीं भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सीमा के रंग की वजह से उसे काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके घर वाले सीमा के लिए लगातार लड़का ढूंढ रहे थे। अब एक रोज सीमा के घर सीमा की भाभी का भाई अनुज आता है और अनुज घर के बाहर ही खड़े होकर सीमा से कहता है, जी सुनिए, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता देंगी? जी आप तो यही है मेरी भाभी का घर। और तुम यहाँ अपनी दीदी से मिलने आए हो? अंदर है भाभी। बाल तो ऐसे खोलकर बैठी थी जैसे पलटेगी तो कहीं की राजकुमारी निकलेगी, लेकिन निकला जाना पहचाना चेहरा। अच्छा होगा आप अपनी दीदी से मिलने के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। सीमा और अनुज अपने भैया दीदी की शादी में मिले थे और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे, लेकिन अनुज अपनी दीदी से कहता है, दीदी सीमा को देखकर लगा मैं किसी गलत घर में घुस गया हूँ, लेकिन जब वो पलटी तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसके सामने मत बोल दियो, उसको बुरा लगेगा। बुरा? और उसे? ना दीदी ना, वो तो एक नंबर की डीट है। कुछ समय बाद ही सीमा अनुज के लिए चाय बनाकर लाती है और अनुज भी सीमा से चाय लेते हुए कहता है, अरे चाय में कहीं अपनी जुल्फे तो नहीं गिरा दी हैं, जिसे पीने से मेरी मौत आ जाए। अच्छा होगा कि आप चाय पिए, ज्यादा नखरे ना दिखाएं। अब देर रात सबके सो जाने के बाद सीमा और अनुज एक दूसरे से बात करने छत पर पहुंचते हैं और ये प्रीति देख भी लेती है। वो भी छुपकर छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी सीमा अपने छोटे भाई अनुज की बातें सुन लेती है। अनुज, तुम भाभी और भैया की शादी के 7 महीने बाद आए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? क्या करूं, मेरी जॉब भी तो दूर है, बार बार आ नहीं सकता और दीदी मुझे बुलाती नहीं। अनुज, इतने दिनों से मेरा रिश्ता देखा जा रहा है, अब तो तुम दीदी और माँ से हमारी शादी की बात करके ही जाना। कोशिश करूंगा दीदी से बात करने की। चलो अब सोने चलते हैं, वरना यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब प्रीति ये सुनने के बाद ही अपने भाई अनुज के पास जाती है और अनुज को देखते हुए कहती है, ये सब कितने दिनों से चल रहा है अनुज? और सीमा, आप तो कम से कम बता देती ऐसा कुछ है, हम और कहीं लड़का देखते ही नहीं। भाभी वो आप इनसे ही पूछ लीजिए। अब तो मेरी प्यारी ननद मेरी भाभी बनेगी। प्रीति ये बोलती है और सीमा उसकी बात सुनकर शर्माने लगती है। प्रीति भी सीमा और अनुज के रिश्ते से खुश थी और उसे कोई ऐतराज नहीं था और उसने दोनों परिवार वालों को भी इस रिश्ते के लिए मना ही लिया था। इस तरह से अनुज और सीमा का रिश्ता तय कर दिया जाता है और कुछ समय बाद धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। सुमित्रा देवी के बेटे रमन ने अपनी पसंद से शगुन नाम की लड़की से शादी की थी। सुमित्रा इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर दरवाजे पर अपनी बहू का स्वागत वो दोनों की आरती उतारती है और उसके बाद कहती है, बहू, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर ससुराल में कदम रखना। जी सासू माँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपना दायां पैर उठाने लगती है, तभी भारी लहंगे में उसका पैर फंस जाता है, जिससे दाएं की जगह बायां पैर पहले घर की चौखट पर पड़ता है और कलश भी गिर जाता है। रमन शगुन को किसी तरह गिरने से संभाल लेता है। तभी घर में आई पड़ोसनों में से एक रम्या नाम की पड़ोसन कहती है, हाय दैया, सुमित्रा, तेरी बहू ने अपने उल्टे पैर से कलश गिराकर अपशगुन कर दिया। नहीं नहीं सासू माँ, वो मेरा पैर लहंगे में अटक गया था इसीलिए। कुछ भी हो बहू, अब शगुन तो हो ही गया ना। ये रस्म रिवाज कोई खेल नहीं होता है। वही तो कहते हैं, नई बहू का घर में आना मतलब लक्ष्मी का घर में आना, लेकिन यहाँ तो लगता है कि लक्ष्मी की जगह अपशगुनी घर आ गई। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम गृह प्रवेश की रस्म दोबारा कर लेते हैं। इतना कहकर वो दोबारा से गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। अगली सुबह शगुन मंदिर में पूजा कर सभी को आरती देती है। तभी सुमित्रा उससे कहती है, बहू, जानती है ना आज पहली रसोई की रस्म है, क्या क्या बनाएगी सोच लिया या मैं बताऊं? नहीं नहीं सासू माँ, मैंने सब सोच लिया है। आप आराम से फ्रेश हो जाओ। आज आपको आपकी शगुन बहू की रसोई का मजेदार खाना मिलेगा। गुड मॉर्निंग माँ, नाश्ते में क्या बना रही हो? कुछ नहीं, क्योंकि आज घर में शगुन बहू की रसोई का खाना मिलेगा। अरे हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तभी शगुन रसोई में जाती है और साड़ी के पल्लू को कमर में बांधे
अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर में जब सुमित्रा किसी से फोन पर बातें कर रही थी, तभी रसोई से जोर जोर के रोने की आवाज आती है। तो रमन और सुमित्रा दोनों भागते हुए रसोई में पहुंचकर देखते हैं कि जमीन पर कांच की सारी प्लेट्स टूटी पड़ी है। और रमन कहता है, ये सब कैसे टूट गई? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ। वो मैंने मसाले ढूंढने के लिए जैसे ही सेल्फ खोला तो ये सारी कांच की प्लेटें एक के बाद एक गिरती चली गईं। कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, मैं झाड़ू लेके आता हूँ शगुन। कोई बात कैसे नहीं, तेरी शगुन ने रसोई में आते ही अपशगुन चालू कर दिया। अरे घर में कांच टूटना अपशगुन होता है। माँ कैसी बातें कर रही हो? उसने खुद थोड़ी तोड़ा प्लेटें कि उसे ख्याल रहेगा कि घर में टूटेगा तो अपशगुन हो जाएगा, इसलिए बाहर जाके तोड़ के आती हूँ। तू ना बकवास मत कर, रमैया सही कह रही थी, अपशगुनी है। अब ना जाने इस अपशगुनों की रसोई में कैसा खाना बनेगा। ऊपर से इतनी महंगी कांच की प्लेटों का नुकसान भी हो गया। सासू माँ कोई बात नहीं, मैं नई प्लेट ले आऊंगी, आप गुस्सा मत करो। क्या माँ, आपको बर्तनों की परी है? इतना कांच बिखरा पड़ा है, इनमें से कोई शगुन को लग जाता या उसे चोट लग जाती, उसकी फिक्र नहीं है आपको? ऐसा है, मुझसे बहस ना ही कर तो अच्छा है। पहली रसोई पर ही ये हाल है तो ना जाने आगे क्या होगा। गुस्से में सुमित्रा वहाँ से चली जाती है तो कांच साफ करते हुए रमन के हाथों में कांच से चोट लग जाती है, लेकिन शगुन हाथ पर पट्टी उसके बांध देती है। जब सुमित्रा उसके हाथ पर पट्टी देखती है तो इसे कांच के टूटने के अपशगुन का परिणाम मानकर बैठ जाती है। समय बीतता है। एक रोज रमन के ऑफिस के कलीग घर पर खाना खाने के लिए आते हैं तो उनके लिए शगुन रसोई में खाना तैयार कर रही थी। तभी सुमित्रा वहाँ सभी के लिए पानी लेने जाती है। खाना बनाते हुए शगुन एक हाथ से फ्राई पैन को संभाले हुई थी और एक हाथ से करछी को चलाते हुए फ्राई पैन को आगे पीछे कर रही थी। तभी गैस की आग फ्राई पैन पर आ जाती है तो शगुन घबरा कर पीछे होती है। फ्राई पैन में बन रहा खाना जलने लगता है तो सुमित्रा उस पर एक गिलास पानी डाल देती है। हाय दैया, हमेशा रसोई में अपशगुन ही करती रहती है। आग पर खाना बनाते हैं, आग लगाकर खाना किसकी रसोई में बनता है? सासू माँ, वो बस जो टीवी में शेफ जैसे करते हैं ना, वैसे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक आग देखकर घबरा गई। अभी घर में मेहमान आए हैं इसलिए कुछ नहीं कह रही, लेकिन तेरा हाल ऐसा ही रहा तो ठीक नहीं होगा बहू। क्या ठीक नहीं होगा माँ? बाहर मेहमान खाने पे इंतजार कर रहे हैं और आप दोनों यहाँ रसोई में बातें करने में लगी हो, थोड़ा तो ख्याल करो। बेटा तू जा, मैं बस खाना लगा ही रही थी। तभी सुमित्रा खुद से ही काम करना चालू कर देती है। ऐसे ही एक रोज पड़ोसन रमैया घर आती है तो सुमित्रा से बातचीत करते हुए कहती है, अरे सुमित्रा, आधा घंटा हो गया बात करते हुए, चाय ना सही पानी तो पिला दे। बहू कहाँ है तेरी? अरे क्यों उस अपशगुनी का नाम ले रही है? मेरी रसोई तो लगता है जैसे अपशगुनी बहू की रसोई बनकर रह गई है। भला ऐसा क्यों? अरे जब भी ये अपशगुनी रसोई में जाती है कुछ न कुछ बिगाड़ती ही रहती है। रसोई में सारी कांच की प्लेट को स्वाहा कर दिया, फिर एक दिन तो गैस की आग से ही खाना जला दिया। मतलब ये जब भी रसोई में जाए कुछ न कुछ अपशगुन हो जाए। ओहो, बताओ, नाम कितना सुंदर है शगुन, लेकिन हरकतें सारे अपशगुनी है। अपनी सास और पड़ोसन की ये बातें सुनकर रसोई के दरवाजे पर चाय का कप लिए खड़ी शगुन नम आंखों से रोने लगती है और चाय लेकर वापस रसोई में चली जाती है। उस दिन के बाद से वो उदास उदास सी रहने लगती है। एक रोज सुमित्रा के पानी मांगने पर वो रसोई में जैसे ही फ्रिज खोलती है तो फ्रिज का दरवाजा पहले से ही खराब होने के कारण खुलते ही उसके हाथ में आ जाता है और वो दरवाजे सहित रसोई में गिर पड़ती है। गिरने की आवाज सुनकर रमन रसोई में आता है और फ्रिज के दरवाजे को हटाकर शगुन को गोद में उठाए कमरे में लेकर आता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर शगुन के पैर पर गरम पट्टी बांधकर दवाई देकर चले जाते हैं। लो, मेरे फ्रिज का दरवाजा तोड़ा तो तोड़ा, खुद को भी नुकसान पहुंचवा लिया इस अपशगुनी ने। अच्छा है ना सासू माँ, अब कम से कम आपकी ये अपशगुनी बहू ना रसोई में जाएगी ना ही कोई अपशगुन होगा। लो माँ, अब रसोई आपके हवाले हो गई। उस दिन के बाद से शगुन ने रसोई में पैर रखना ही बंद कर दिया और रसोई को अब फिर से उसकी सास संभालने लगी। एक रोज जब सुमित्रा किचन में काम कर रही थी तभी उसका फोन बजने लगता है और वो बिना गैस को बंद किए ही रसोई से बाहर चली जाती है।
जिससे रसोई में गैस पर रखी चाय पूरी तरह से जल जाती है और बर्तन काला हो जाता है। बर्तन जलने की बदबू से शगुन किचन में आती है और जल्दी जल्दी गैस बंद करके खिड़की दरवाजे खोल देती है। तभी सुमित्रा फोन लिए रसोई में आती है और रमन भी वहाँ पर आता है और शगुन कहती है, सासू माँ, आप इसे अपशगुनी बहू की रसोई कहती हैं, लेकिन आज आपने जो लापरवाही की है ना गैस ना बंद करके, उससे आज एक बहुत बड़ा अपशगुन या अनहोनी हो जाती। माँ, शगुन से रसोई में भले ही बहुत गलतियाँ हुई हो, लेकिन उसकी रसोई में बनाए हुए खाने में कभी कोई कमी नहीं आई थी। उसने आपके ताने भी सुनकर रसोई में आना बंद नहीं किया, लेकिन आज आपने जो लापरवाही दिखाई उसका क्या? माना मैं आपकी पसंद की नहीं, लेकिन मैं बस शगुन हूँ, कोई आपकी अपशगुनी नहीं सासू माँ। और आपसे वादा करती हूँ कि अब से इस रसोई में ऐसी कोई लापरवाही नहीं करूँगी जिससे आप अपशगुन समझें। अपनी बहू की बातें सुनकर सुमित्रा को भी एहसास होता है कि गलतियों के बाद भी उसकी बहू रसोई में खाना बनाने में कोई कमी नहीं रखती थी। साथ ही उसके कही कड़वी बातों का भी कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी, जिसके बाद से शगुन रसोई में संभल कर काम किया करती, तो वहीं सुमित्रा अब उसे अपशगुनी कहना बंद कर देती है। साथ ही रसोई में उसकी मदद भी करने लगती है और इस तरह अपशगुनी बहू की रसोई में सास बहू दोनों मिलकर खाना बनाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।